आज हम दोबारा से ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आएंगे। नुमान असलम, थैंक यू। हमने स्टार्ट लिया था ऑप्टिमाइजेशन को, हमने देखा था ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है। फिर हमने ग्राफिकल मेथड से ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक सीखी थी, कैसे हम कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के मोस्ट ऑप्टिमल पॉइंट फाइंड करते हैं। देन वी मूव टू लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें कुछ हम कंप्यूटर सोल्यूशन हमने देखे थे। इसमें एक्सेल सॉल्वर हमने यूज़ किया था और क्यूम फॉर विंडोज़। आप में से कुछ लोगों के पास इश्यूज आ रहे थे एक्सेल सॉल्वर के। आई होप के आप लोगों ने रिजॉल्व कर लिए होंगे और कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व की होंगी उससे। हमने वेरी बेसिक उस दिन लर्न किए थे कि एक फिजिकल सिचुएशन को कैसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन हम किस तरह से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए उसके सोल्यूशन निकालते हैं। अब हम आज उसकी एक्सटेंडेड एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर होगी। चैप्टर 4 आज का हमारा फोकस है। उसमें जो एग्जांपल्स होंगी कुछ उसमें से हम सॉल्व करेंगे। डिफरेंट नेचर होती है एग्जांपल्स की। कुछ कह लें कि प्रोडक्ट मिक्स बनाए जाते हैं, कुछ कह लें टाइम की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन की होती है, लोकेशंस की होती है। तो डिफरेंट बिजनेस मॉडल होते हैं जिसमें हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं। आज हम देखेंगे डिफरेंट तरह के मॉडल्स किस तरह कौन कौन से होते हैं और उनका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। मुझे एक क्विक फीडबैक चाहिए आपका प्रीवियस लेक्चर के बारे में। आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई? आपके एक्सेल सॉल्वर आपके पास आ गया है? आप उसको यूज़ करना शुरू हो गए हैं? जुनैद? हाँ जी सर, मैंने इंस्टॉल भी कर लिया था और सर मैंने एक क्या कहते हैं वो एक्सेल पे बनाया भी था। वेरी गुड। सर वो यूट्यूब से ना मैंने वीडियो देखी थी, वो थोड़ा और तरह से क्या कहते हैं सॉल्वर इंस्टॉल हो रहा था, तो वो मैंने ग्रुप में भी लास्ट टाइम भेजी थी वीडियो। चलें, अच्छा है। वो डिफरेंट हो सकता है, कोई मेरे पास जो एक्सेल है उस पर उस तरह से आती है, आपके पास किसी और तरह से आ रही हो। पर्पस इज कि आपके पास एक्सेल सॉल्वर आ जाए तो आप उसके ऊपर सॉल्व करें। दूसरा, जी सर। क्यू एम पर विंडोज आप सबके पास इंस्टॉल हो गया था? सेटअप मैंने आपको दे दिया था। जी सर, वो भी कर लिए। गुड। तो हम अब जो भी हम आगे मूव करते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सॉल्यूशन का मेथड सबका एक है। हमने दो डिसीजन वेरिएबल, दो कंस्ट्रेंट के साथ प्रॉब्लम लास्ट टाइम सॉल्व की थी। अब हम नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल इंक्रीज करते जाएंगे, हमारे पास नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इंक्रीज करती जाएंगी। सॉल्यूशन निकालने वाले हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, वो उसी तरह से सॉल्यूशन निकालेंगे। उसमें आपके पास कम वेरिएबल हो या ज़्यादा हो, उसमें जस्ट ये है कि डाटा एंट्री आपके पास कम या ज़्यादा होगी, मेथड सारा वही है। जबकि जो रियल काम है वो ये है कि जो आपके पास फिजिकल एग्जांपल है, आप उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करते हो, उसमें से डिसीजन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करते हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपना फॉर्मुलेट करते हो और कंस्ट्रेंट्स को लिस्ट डाउन करते हो। ये करेक्टली आपके पास हो गया, आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म में सारा मॉडल आ गया, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू उसका सोल्यूशन बहुत आसान है। किसी को कोई इशू आया हो तो क्विकली हम एक दो मिनट में उसको डिस्कस कर लें। अगर कोई रिलेटेड होगा तो प्रॉब्लम्स में साथ साथ ही मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा, नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं। आज का ये जितनी भी हमारी स्टडी है वो हम चैप्टर 4 से एग्जांपल्स लेंगे, उसके सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। आपके पास जो बुक अवेलेबल है उसके अंदर ही सारी एग्जांपल्स ऑलरेडी सॉल्व्ड मौजूद हैं। आप यहाँ से अंडरस्टैंडिंग लेते जाएं, वहाँ से आपको डाटा सारा मिल जाएगा। कुछ डिफरेंट नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स, उसमें प्रोडक्ट मिक्स एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट बनाते हैं हम घर के अंदर, हम कहते हैं कि एक डाइट प्लान बना रहे हैं, तो उस डाइट में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स शामिल होने चाहिए। उसमें
कैलोरीज कितनी लेनी है, विटामिन्स कितने लेने हैं, डिफरेंट अदर जो हमें प्रॉपर्टीज चाहिए उसको देखते हुए हम कैसे उसका मिक्स बनाते हैं। या एक प्रोडक्ट है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स की रेशियो रखनी है, वो डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स के थ्रू हम कैसे वो डिसाइड करेंगे कि मोस्ट ऑप्टिमल रेशियो कौन सी होगी। इसमें एक डायरेक्ट एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टमेंट की एक एग्जांपल है कि जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो आपके पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के चैनल्स होते हैं, तो आप कौन से चैनल में कितना इन्वेस्ट करोगे, डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कहाँ से कितना प्रॉफिट आ रहा है, किसकी क्या कंस्ट्रेंट है, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पास कितना कैपिटल है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन देखेंगे। इस तरह से मार्केटिंग की एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल में हम देखेंगे कि डिफरेंट मोड ऑफ मार्केटिंग टीवी के ऊपर है, रेडियो के ऊपर है, न्यूज़पेपर में है, डिफरेंट एक्सपेंस उसके ऊपर होते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ ऑडियंस अट्रैक्ट करते हैं ये चैनल्स। तो आप किस तरह से एक ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट करोगे, आपके पास एक बजट है मार्केटिंग का, उस मार्केटिंग के बजट को कहाँ पे कितना कितना इन्वेस्ट करोगे सो दैट आपकी ऑडियंस नंबर ऑफ ऑडियंस मैक्सिमम हो जाए, आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए। इसकी एक एग्जांपल है, ट्रांसपोर्टेशन की एग्जांपल है। मैन्युफैक्चरिंग जो भी होती है उसमें बेसिकली आपको थोड़ा सा एक सप्लाई चेन का मैं आइडिया दे दूँ। सप्लाई चेन स्टार्ट होती है मटेरियल सप्लायर से, फिर उसके बाद मटेरियल जितने भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए होते हैं वो एक मैन्युफैक्चरर के पास सारे संबल होते हैं, डिफरेंट सप्लायर्स से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मटेरियल्स वहाँ पे आते हैं, फिर मैन्युफैक्चरर ओवरसीज मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं, दूसरे कंट्रीज में भी हो सकते हैं, फिर उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाने से पहले डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इस तरह से बनाए जाते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स को कवर कर सकें। तो मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक जाती है प्रोडक्ट, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से रिटेल स्टोर्स जो कि नियरेस्ट टू द कस्टमर होते हैं वहाँ तक पहुँचाई जाती है। तो इसकी हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें कि आपके पास कुछ वेयर हाउस के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, डिमांड है डिफरेंट रिटेल स्टोर से कितने कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए, तो किस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से कितनी प्रोडक्ट वहाँ पे ट्रांसफ़र होनी चाहिए सो दैट आपके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी कम से कम आए और आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाए। एक ब्लेंड एग्जांपल है, मल्टी पीरियड स्केड्यूलिंग एग्जांपल है, डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस एग्जांपल। ये तीन ऐसे एग्जांपल है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स नेचर की हैं, मैं इनमें से एक आपको एज असाइनमेंट नेक्स्ट दूंगा। पहली जो 5 वाली वो हम आज डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट प्रॉब्लम, अ प्रोडक्ट मिक्स एग्जांपल। प्रोडक्ट डेफिनेशन पहले हम पढ़ें, इसको अंडरस्टैंड कर लें कि प्रॉब्लम है क्या, ये थोड़ी टेक्सटाइल से रिलेटेड ही है। फिर हम देखेंगे इसमें से ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। फॉर प्रोडक्ट टी शर्ट स्वेट शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 4 तरह की प्रोडक्ट बनाती है, 2 तरह की टी शर्ट्स बनाती है और 2 तरह की स्वेट शर्ट बनाती है। थोड़ा आपको आइडिया दे दूँ, टी शर्ट आमतौर पे जो हम गर्मियों में हाफ स्लीव पहन रहे हैं ये टी शर्ट्स हैं, स्वेट शर्ट्स जो लॉन्ग स्लीव में सर्दियों में हम पहनते हैं स्वेटर टाइप होती है। तो एक कंपनी है जो 2 तरह की टी शर्ट बनाती है और 2 तरह की स्वेट शर्ट बनाती है। मस्ट कंप्लीट प्रोडक्शन विद इन 72 आवर्स। एक प्रोडक्शन की कंस्ट्रेंट हमें बताई गई है कि हमारे पास अवेलेबल वर्किंग आवर 72, उसके अंदर अंदर हमने ऑर्डर को कंप्लीट करना है। ट्रक कैपेसिटी, जब वो बन जाएं शर्ट्स कंप्लीट हो जाएं तो एक ट्रक है जिसके ऊपर हमने उसको शिप करना है या उसको एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आगे सेंड करना है जहाँ पे भी डेस्टिनेशन उसकी। तो 1200 स्टैंडर्ड साइज बॉक्सेस, ये उसकी कैपेसिटी है। अब स्टैंडर्ड साइज बॉक्सेस क्या है और दूसरे बॉक्सेस क्या है वो हम देखते हैं अभी। जिस कैपेसिटी ज़हन में रखते हैं इतने बॉक्सेस आते हैं स्टैंडर्ड साइज के। अब कार्टन को ज़हन में ले लें, एक कार्टन है स्टैंडर्ड साइज का, वो 1200 उसके ऊपर आएंगे। स्टैंडर्ड साइज बॉक्स होल्ड्स 12 टी शर्ट्स। अब जो स्टैंडर्ड साइज बॉक्सेस जो कि 1200 उसमें रख सकते हैं, उसमें से एक बॉक्स के अंदर 12 टी शर्ट्स आ सकती हैं। 1 डजन, वो भी 12 ही है। 1 डजन स्वेट शर्ट बॉक्स इज 3 टाइम्स साइज ऑफ स्टैंडर्ड बॉक्स। एक और हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि जो हमारी स्वेट शर्ट्स हैं उसके लिए जो बॉक्स बनेगा उसके अंदर भी 12 स्वेट शर्ट्स हम रख सकेंगे, लेकिन उसका साइज
3 टाइम्स होगा टी शर्ट वाले बॉक्स से। इट मीन्स कि ट्रक के ऊपर अगर हम 3 बॉक्स रखें तो जितनी स्पेस लेता है टी शर्ट वाले बॉक्स, उतनी स्पेस एक बॉक्स लेगा जो स्वेट शर्ट वाले। $25,000 अवेलेबल फॉर अ प्रोडक्शन रन। ये हमारे पास बजट अवेलेबल है प्रोडक्शन रन करने के लिए। 500 डजन ब्लैंक टी शर्ट्स एंड स्वेट शर्ट्स इन स्टॉक। 2 तरह की टी शर्ट्स बनानी है, वो किस तरह की बनाएंगे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। लेकिन हमारे पास टोटल जो ब्लैंक शर्ट्स हैं उसके ऊपर कुछ राइटिंग करनी है, तो वो फिर कंप्लीट वो प्रिपेयर होगी। जो ब्लैंक है जिसके ऊपर अभी कुछ नहीं लिखा हुआ, वो हमारे पास 500 डजन टी शर्ट्स की अवेलेबल है और 500 डजन हमारे पास स्वेट शर्ट्स की अवेलेबल है। हाउ मेनी डजन्स आर बॉक्सेस, क्योंकि एक बॉक्स में 1 डजन आती है, ऑफ ईच टाइप ऑफ शर्ट टू प्रोड्यूस। जो 4 तरह की शर्ट्स हमने बनानी है, जिसमें 2 टाइप की टी शर्ट्स हैं और 2 टाइप की स्वेट शर्ट्स हैं, हम उनकी कितनी कितनी क्वांटिटी बनाएं सो दैट हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम। नेक्स्ट में हम देखते हैं प्रॉफिट किस तरह से उससे मिलते हैं। एक बार इसको इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में रिवाइज कर लें। 72 आवर्स हैं जिसमें प्रोडक्शन कंप्लीट करनी है। ट्रक के ऊपर स्टैंडर्ड साइज के 1200 बॉक्स आ सकते हैं। जो टी शर्ट है वो 1 डजन या 12 टी शर्ट्स आती हैं स्टैंडर्ड बॉक्स में, जबकि 12 टी शर्ट स्वेट शर्ट्स आती हैं दूसरे बॉक्स में, जबकि उस बॉक्स का साइज 3 टाइम्स है टी शर्ट वाले बॉक्स की। इट मीन्स अगर 1200 स्टैंडर्ड साइज के आते हैं तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, 400। हमारे पास जो दूसरे स्वेट शर्ट के बॉक्सेस आएंगे वो 400 आएंगे। अवेलेबल हमारे पास प्रोडक्शन बजट $25,000 है। ब्लैंक टी शर्ट्स जिससे हमने 2 तरह की टी शर्ट्स बनानी है वो 500 है। इसी तरह से दूसरी वाली स्वेट शर्ट भी हमारे पास ब्लैंक 500 है। डजन हमने फाइंड करनी इन प्रोडक्ट्स की कितनी कितनी बनाई, ये उसी को एक बार फिर से अंडरस्टैंड करें। वही एग्जांपल विजुअली आपके सामने। ये हमारे पास 2 टाइप की टी शर्ट्स हैं। हमारे पास टी शर्ट की अवेलेबल अमाउंट 500 है जो कि ब्लैंक है। इससे आगे हम 2 तरह की बनाते हैं। एक में हम सिर्फ उसके फ्रंट साइड के ऊपर प्रिंट करते हैं, जबकि दूसरी में उसके फ्रंट और बैक दोनों के ऊपर ही प्रिंट करते हैं। अब इसके ऊपर कुछ कॉस्ट आती है। जो फ्रंट साइड से हम प्रिंट करते हैं $25 पर डजन, ये इसकी कॉस्ट है। इसी तरह से जो दोनों साइड से होती है उसकी $35 पर डजन उसकी कॉस्ट आती है। ये इसका स्टैंडर्ड साइज बॉक्स है, इसकी कुछ इस तरह की शेप होगी। स्वेट शर्ट इसी तरह से 2 तरह से बनाते हैं, फ्रंट से प्रिंट करते हैं और फ्रंट और बैक दोनों से प्रिंट करते हैं। इनकी अपनी अपनी कॉस्ट है जो इनकी प्रोडक्शन के ऊपर आ रही है। ये एक बॉक्स में आती हैं, जो कि 1 डजन एक बॉक्स में आती है, जो कि स्टैंडर्ड साइज के बॉक्स है 3 टाइम्स। फिर हमने इन बैग्स को लेके ट्रक के ऊपर लोड करना है, जिसकी कैपेसिटी 1200 स्टैंडर्ड साइज बॉक्सेस हैं, जो कि टी शर्ट वाले। आई होप आपको एग्जांपल की डिस्क्रिप्शन क्लियर हो गई होगी। ऐसा है। इंफॉर्मेशन को मोर जो इसमें दी हुई है वो हम रीड करते हैं। ये सारी उस एग्जांपल में दी हुई हैं, आप वहां से इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हो, ये उसमें से निकाल के लिखी गई। स्वेटशर्ट प्रिंटेड फ्रॉम फ्रंट साइड, स्वेटशर्ट प्रिंटेड फ्रॉम बैक एंड फ्रंट। इसी तरह से टी शर्ट प्रिंटेड फ्रॉम फ्रंट एंड टी शर्ट प्रिंटेड फ्रॉम बैक एंड फ्रंट साइड। इसमें प्रोसेसिंग टाइम दिए हुए हैं सबके। स्वेटशर्ट को 0.1 आवर लगता है, जो फ्रंट साइड से हम प्रिंट करेंगे, फ्रंट और बैक से करेंगे 0.25 लगेगा। टी शर्ट 0.08 आवर, और फ्रंट और बैक से अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो 0.21 आवर्स। कॉस्ट, ये सबकी कॉस्ट दी हुई है, उसके ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी कितनी आएगी तो हम पहले भी देख चुके हैं। प्रॉफिट कितना आता है जब उसको सेल करते हैं, तो इससे $90 फ्रंट और बैक वाली से, स्वेट शर्ट से 125, इसी तरह से 45 एंड 65 रिस्पेक्टिवली। इन सबके इन प्रोडक्ट से प्रॉफिट आता है। ऑब्जेक्टिव हमारा ये होगा कि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लें, कीपिंग इन व्यू ऑल द कंस्ट्रेंट्स। अब इसको थोड़ा सा समझें। इसमें हमारे पास डिसीजन वेरिएबल क्या बनते हैं। मुझे क्विक फीडबैक चाहिए, कोई एक स्टूडेंट बता दे कौन से डिसीजन वेरिएबल हो सकते हैं।
हमने डिसाइड क्या करना है इस प्रॉब्लम में, हमारे पास डिसीजन का पॉइंट क्या है? पोजीशन वेरिएबल्स होंगे हर टी शर्ट का, फ्रंट बैक वाली का लेता और फ्रंट वाली का लेता। एग्जैक्टली जो जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट है हमने देखना है उस टाइप ऑफ प्रोडक्ट की कितनी कितनी क्वांटिटी हम बनाएं, सो दैट, अब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर जा रहे हैं, सो दैट हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, कीपिंग इन व्यू जो भी कंस्ट्रेंट्स पहले बताई गई। तो डिसीजन वेरिएबल हमें पता चल गया कि फ्रंट साइड से जो स्वेटशर्ट है प्रिंटेड उसकी कितनी क्वांटिटी, बैक और फ्रंट से उसकी कितनी, इसी तरह से टी शर्ट फ्रंट से और टी शर्ट बैक और फ्रंट, इन सब की कितनी कितनी क्वांटिटी बनाएंगे, ये हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं। तो इनको हम नाम दे देते हैं x1, x2, x3, x4। हमें पता होगा किसको x1 दिया किसको x2, फिर हम जितने भी हम सारे जो वेरिएबल यूज करेंगे, ये वाले जितने पैरामीटर्स हैं जब हम यूज करेंगे तो हम उसी उसी वेरिएबल के साथ उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सो डिसीजन वेरिएबल्स, x1 हमने दिया स्वेटशर्ट जो फ्रंट साइड से प्रिंटेड है, सॉरी, x2 जो फ्रंट और बैक से प्रिंटेड है, x3 टी शर्ट का फ्रंट प्रिंटेड और x4 टी शर्ट फ्रंट और बैक दोनों से प्रिंटेड। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव हमारा है प्रॉफिट जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है। हम देखते हैं x1 का प्रॉफिट हमारे पास 90 आता है, x2 का 125, x3 का 45, x4 का 65। तो जितनी क्वांटिटी होगी उसको उसके एक डजन के प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। कॉन्स्टेंट्स, हमने सबसे पहली कॉन्स्टेंट यहाँ पे पढ़ी थी, हमारे पास प्रोडक्शन आवर्स 72 आवर्स अवेलेबल है, और यहाँ पे हमने देखा है कि एक एक डजन हर प्रोडक्ट की बनाने के लिए कितना टाइम हमें लगता है। 0.1 इंटू x1, जितनी क्वांटिटी है उसको उसके एक डजन के बनने के टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बनने का टाइम आ जाएगा। इसी तरह से 0.25 इंटू x2, 0.08 इंटू x3, 0.21 इंटू x4, इन सबको सम अप कर देंगे, टोटल हमारे पास प्रोडक्शन टाइम आ जाएगा। एंड दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 72 आवर्स। हम मैक्सिमम 72 आवर्स दे सकते हैं, उससे कम होगा या उसके इक्वल होगा, उससे ज्यादा हम टाइम नहीं दे सकते। फिर हमारे पास ट्रक की कैपेसिटी है, देखिए x1 एंड x2 स्वेटशर्ट के वेरिएबल हैं, और हमने पढ़ा है स्वेटशर्ट 3 टाइम्स ज़्यादा स्पेस लेती है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड बॉक्स, जबकि स्टैंडर्ड बॉक्सेस के साइज को मल्टीप्लाई अगर हम करें, सॉरी स्टैंडर्ड बॉक्सेस के साइज को अगर हम कैलकुलेट करें जो कि x3 और x4 है, x3 नंबर ऑफ डजन ऑफ टी शर्ट एंड x4 नंबर ऑफ डजन ऑफ टी शर्ट प्रिंटेड फ्रॉम बैक एंड फ्रंट, इनको सम कर देंगे तो ये जितने बॉक्स टी शर्ट्स के आएंगे। फिर जब हम स्वेटशर्ट के बॉक्सेस की बात करेंगे, चूंकि वो स्पेस स्टैंडर्ड साइज के बॉक्स से 3 टाइम्स लेते हैं, तो उसके जितने नंबर होंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वो स्पेस उतनी कवर कर। सो 3x1 plus 3x2 plus x3 plus x4 should be less than or equal to 1200. Is there someone asking me something या वैसे ही माइक ऑन है? ओके, आगे चलते हैं। सेकंड कंस्ट्रेंट आई होप आपको अंडरस्टैंड आप कर गए होंगे, ये स्पेस की कंस्ट्रेंट है, ट्रक के ऊपर हमारी लोडिंग कैपेसिटी जितनी है उस कैपेसिटी को हमने इस कंस्ट्रेंट के अंदर फॉर्मुलेट कर दिया। नेक्स्ट वन हमारे पास बजट की कंस्ट्रेंट है, हमारे पास अवेलेबल बजट कितना, 25,000 मैक्सिमम हम प्रोडक्शन पे खर्च कर सकते हैं। हमें पता है प्रोडक्शन के कितने कितने चार्जेस आ रहे हैं हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सो 36 वन x1 को बनाने के लिए आते हैं, 48 x2 को, एंड सो ऑन। सो इनको इनकी क्वांटिटीज से हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं, फिर हमने सम अप कर दिया तो ये टोटल बजट होगा जो हम प्रोडक्शन के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। इट शुड बी लेस ऑन और इक्वल टू 25,000, जो कि हमारे पास अवेलेबल बजट है। नेक्स्ट हमारे पास ब्लैंक टी शर्ट्स और ब्लैंक स्वेट शर्ट्स दोनों की क्वांटिटी हमारे पास 500 है, जो फ्रंट से प्रिंट होगी और जो फ्रंट और बैक दोनों साइड से प्रिंट होगी वो सारी उस 500 से ही बनेगी। तो 500 स्वेट शर्ट की है, तो x1 प्लस x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 500। तो जो x1 की डजन बनानी है, x2 की डजन बनानी है, वो 500 में से ही हम बना सकते हैं। तो
जितनी प्रोडक्शन क्वांटिटी है टोटल वो उससे कम होनी चाहिए। सिमिलरली टी शर्ट्स के लिए तो जितनी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी थी प्रॉब्लम से वो निकाल के हमने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, फिर हम आगे सोल्यूशन पे चलते हैं। चलें जल्दी से इसको ना राइट डाउन कर लें, सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स, फिर हम इसको एक्सेल के ऊपर या क्यूएम फॉर विंडोज के ऊपर सॉल्व करते हैं। अपने अपने नोट पैड उसके ऊपर लिख लें। चलें अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। चूंकि एक्सेल के ऊपर सॉल्यूशन टेक्स टाइम, क्योंकि हमें पूरा मॉडल भी बनाना होता है, तो मैं सिर्फ एक का सॉल्यूशन अभी एक्सेल के ऊपर करूंगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्यूएम फॉर विंडोज चूंकि हमारे पास बना बनाया एक फोरम मौजूद है, वहां पे हम निकालेंगे, तो आप इसके ऊपर खुद से निकाल लेंगे। सबसे पहला काम जो हमने उस दिन किया था वो हमने डिसीजन वेरिएबल्स लिखते हैं, x1 x2 x3 एंड x4, ये हमारे पास डिसीजन वेरिएबल था। फिर हमने कहा था इनकी जितनी भी क्वांटिटी होगी उसको हम अभी शुरू में 111 लिख देंगे। देन x1 से हमारा प्रॉफिट कितना होता था 90, इसका प्रॉफिट लिख दिया। 125 x2 से, 45 x3 से एंड 65 x4 से। यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। कैसे करते थे? इक्वल टू x1 की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय जितना उसका प्रॉफिट है, प्लस x2 की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय उसका प्रॉफिट, प्लस x3 की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय उसका प्रॉफिट, प्लस x4 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्रॉफिट। ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट है। क्वांटिटीज कितनी है ये हम डिसाइड अभी करनी है। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता था कॉन्स्टेंट्स का। सबसे पहली कॉन्स्टेंट हमारे पास है प्रोडक्शन आवर्स की, हम कॉन्स्टेंट 1 उसको कह देते हैं E1। 0.1 आवर लगता है हमारे पास x1 की डजन बनाने के लिए, तो 0.1 हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसके नीचे बिल्कुल उसके नीचे लिखते जाएंगे, आसानी रहेगी हमारे पास। 0.25 दूसरे वाले में, 0.08 तीसरे वाले में एंड 0.21 चौथे वाले में। एक्सक्यूज मी सर, ये C1 से मुराद कंस्ट्रेंट 1 है? जी कांस्टेंट 1, मैं जस्ट एब्रिविएट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने इसकी टोटल कंजम्पशन निकली, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू जहाँ पे जितना अवेलेबल है, ये हमारे यहाँ पे अवेलेबिलिटी लिखेंगे।
हमारे पास 72 प्रोडक्शन आवर्स अवेलेबल। अब हम मूव करते हैं कंस्ट्रेंट 2 के ऊपर। कंस्ट्रेंट 2 हमारी है कैपेसिटी, ट्रक कैपेसिटी जितने हम बॉक्सेस लोड कर सकते हैं। 3 पहले का कोएफिशिएंट है, 3 दूसरे का कोएफिशिएंट है, 1 एंड 1। हमारे पास टोटल है 1200 अवेलेबिलिटी। एंड 3 हमारे पास है बजट कंस्ट्रेंट। $36 पहले वाले की एक डजन बनाने में लगते हैं, 48 दूसरे वाले में, 25 तीसरे में एंड 35 चौथे में। हमारे पास टोटल अवेलेबल बजट है 25,000। फिर हमारे पास अगली कंस्ट्रेंट है अवेलेबल मटेरियल की। तो इसमें x1 प्लस x2 सिर्फ इन्हीं के कोएफिशिएंट्स आएंगे, दूसरे के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे। ये हमारे पास टोटल अवेलेबल 500। इसी तरह से कंस्ट्रेंट 5 हमारे पास x3 और x4 की फॉर्म में 1 एंड 1 x3 एंड x4 के नीचे लिखेंगे, और इसकी भी हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी 500 है। यहाँ पे हम इन सबको सम करेंगे। अब हम रेंज देंगे। इसको हम डायरेक्ट कॉपी कर देंगे तो ये नीचे तक इसको ले लेंगे। अच्छा, अब हमारे सर पास, सम लिख के ब्रैकेट। हाँ जी, सम लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करें, फिर आप रेंज दे दें जिन जिनको आपने सम करना है। इन चारों को सर हमने थैंक सम यू। करना था, इन सेल्स को, वो डायरेक्टली इसको ले लेता है। या आप देख लें C8 से लेकर F8 तक सम करना है, तो जस्ट कॉलन डाल के आप उसको एंटर कर देंगे, तब भी ये फार्मूला लग जाएगा। सर इसी ब्रैकेट तरह निचले क्लोज वाले भी में करने देखें हैं? जी रिपीट करें। सर ओके, थैंक यू सर, ओके। ओके, जब मैंने सिर्फ फार्मूला को कॉपी किया है तो वो ऑटोमेटिकली जो निचले वाली रो है उसके ही सारे वेरिएबल लेके फार्मूला कॉपी कर देता है, तो उन्हीं को सम कर रहा है। ये डायरेक्टली आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम इसमें करते थे, हम फार्मूला लगाते थे जिससे हमें पता चलता था कि ये वाला करेक्ट है या नहीं है। वो वाला फार्मूला हम दोबारा से इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। एक मिनट, मैंने भी चूंकि याद नहीं किया होगा, मैं जस्ट कॉपी करता हूँ। कोशिश करें चीज़ें जो हैं वो जितनी आप प्रोसेसिंग के लिए माइंड जितना फ्री रख सकें उतना प्रोसेसिंग के लिए फ्री रखें। बाकी चीज़ें जो आप कॉपी कर सकते हो वो कॉपी कर लें। इसमें हमारे पास है जी फार्मूला। मेरे पास फाइल ओपन नहीं हो रही।
some matter. Just give me a minute, मैं भी करता हूँ. जी अब हमारे पास है G9 जिसके अंदर हमारी कंजम्पशन है और हमारी अवेलेबिलिटी है, सॉरी G8 में ये हमारा सेल है और हमारी जो अवेलेबिलिटी है दैट इज अवेलेबल इन I8. हमने फार्मूला लगा दिया. इसी तरह से बाकी फार्मूलाज हम नीचे लगा देते हैं. ये ऑटोमेटिकली रोज को चेंज कर देता है, तो वो हमें कंस्ट्रेंट्स का पता चल जाएगा हमारी फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही. अब हमने डिसीजन वेरिएबल सेट कर दिए. एक बार इसको रिवाइज कर लें. डिसीजन वेरिएबल सेट करने के बाद हमने हर एक का प्रॉफिट लिखा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, फिर हमने सारी कंस्ट्रेंट्स लिख के उसकी कंजम्पशन और अवेलेबिलिटी वो सारी हमने लिख दी. अगला स्टेप हमारे पास होता है एक्सेल सॉल्वर का. एक्सेल सॉल्वर आप लोगों के पास ऑलरेडी है, उसको आप ओपन करें. वहाँ पे ऑब्जेक्टिव डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स ऐड करें, then you can find its solution. So set objective. What is objective? कौन से सेल में है, ये हमने यहाँ पे सेट किया था, ये हमने इसकी सिलेक्शन कर ली. नेक्स्ट मैक्सिमाइज का है. मैक्सिमाइज हम करेंगे बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स. जो वेरिएबल्स हैं, ये जो 1 1 हमने दिया था, ये हमारी सेल की वेरिएबल्स की रेंज है, ये हमने वहाँ पे ऐड कर दी. देन वी हैव कंस्ट्रेंट्स. सबसे पहली कंस्ट्रेंट हमारे पास प्रोडक्शन आवर्स की है. जो हमने सारे कैलकुलेट किए हैं वो इस सेल में मौजूद है, वो हमने सेल का रेफरेंस दे दिया. इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, वो हमने अगले सेल का रेफरेंस दे देना है जिसमें उसकी अवेलेबिलिटी है. नेक्स्ट कंस्ट्रेंट ऐड करें, सेल रेफरेंस. इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू इट्स अवेलेबिलिटी. नेक्स्ट कंस्ट्रेंट, this should be less than or equal to budget. ऐड करें. मटेरियल कांस्टेंट स्वेटशर्ट की, it should be less than or equal to this one. Then add next one, it should be less than or equal to this one. ओके. हमने 5 की 5 कंस्ट्रेंट्स इसमें ऐड कर दी. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, उसको मैक्सिमाइज, मिनिमाइज या वैल्यू रखनी है वो कर लिया, वेरिएबल डिफाइन कर दिए, कंस्ट्रेंट डिफाइन कर दी. यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है सिंपल ऑन linear programming and then move to the solve. ये सब 0 0 हो गया, प्रॉफिट भी हमारा 0 हो गया. इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेट मी चेक.
यस, कंस्ट्रेंट हमने सिर्फ सम की हुई है, सम से नहीं आती, आपको याद होगा कंस्ट्रेंट पे भी हम प्रॉपर सारी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दिस वन मल्टीप्लाइड बाय जितनी इसकी कंजम्पशन होगी, प्लस दिस वन मल्टीप्लाइड बाय जितनी इसकी कंजम्पशन होती है, प्लस दिस वन मल्टीप्लाइड बाय जितनी इसकी कंजम्पशन है, दिस वन इसकी कंजम्पशन। आपको याद होगा अगर हम वेरिएबल कंस्ट्रेंट के अंदर ऐड नहीं करेंगे तो वेरिएबल को तो वो कंस्ट्रेंट लेगी ही नहीं, वो तो डायरेक्ट उसी चीज को सम अप कर रही है जो कि एक हाइपोथेटिकल चीज है जिसमें कि वेरिएबल्स ऐड ही नहीं। सो वेरिएबल हम लाजमी ऐड करने, इसको हम फार्मूला लगा के देखते हैं कॉपी करता है कि नहीं। अगर कर लेता है तो वेल एंड गुड, नहीं 0 0 आना चाहिए था, नहीं किया इसने कॉपी। सो हम इसको दोबारा से इसके सारे फार्मूलास लगाते हैं। दिस वन दिस वन प्लस x2 का वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय जितना इसका एक के ऊपर होता है, x3 एक पे होता है, और इसका एक पे होता है, इक्वल टू coefficient इसका coefficient। इसमें हमें जस्ट इक्वल दे के इन दो को करना है, दिस वन दिस x2 इक्वल टू x3 coefficient x4 इसका coefficient। अब हम चलते हैं एक्सेल सॉल्वर में, हमने ऑलरेडी इसकी सारी कॉन्स्टेंट्स ऐड की हुई हैं, लेट्स सॉल्व नाउ। अब हमारा सॉल्यूशन ठीक निकला। तो इसमें अब हम देख सकते हैं x1 x2 की सारी क्वांटिटी यूज़ नहीं हो रही 500 टी शर्ट्स की, जबकि x3 और x4 का अगर देखें तो सारी की सारी हम x3 में ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम आता है। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी और यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारी कंस्ट्रेंट भी सारी फुलफिल्ड है। इसमें से कोई नॉट लेस देन और इक्वल टू आए तो इसका मतलब वो कंस्ट्रेंट वायलेट हो रही है। आई होप आपको इस एग्जांपल से एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स नेचर की एग्जांपल को समझने में मदद मिली होगी, और इसको फिर एक्सेल में तरीका वही है, हमने वेरिएबल इंक्रीज किए हैं, कंस्ट्रेंट इंक्रीज किए हैं, सिर्फ डेटा एंट्री जो है वो इंक्रीज्ड है, मेथड सारे का सारा वही है। अभी हम दूसरी एग्जांपल्स के ऊपर मूव करते हैं, इस पे काफ़ी टाइम लग गया हमारा। ये उसी का सॉल्यूशन दिखाया हुआ है कैसे निकालना। क्यूएम फॉर विंडोज के ऊपर आप निकाल सकते हो खुद से, या मैं एक बार आपको इसका डेमो दे दूं? सर आप देते हैं डेमो। ओके।
जी, क्यों फॉर विंडोज। पहले जो भी प्रॉब्लम सॉल्व की वो उसी तरह से होगी, ये पिछली वाली ये है ऐसी पड़ी हुई है। न्यू फाइल आपने ओपन करनी है आपके पास, यहाँ पे आ जाए, कोई भी उसको नेम दे लें। हमारे पास है प्रोडक्ट मिक्स। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हमारे पास इसमें है 5। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हमने सिलेक्ट की, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास है 4। हमने इसको मैक्सिमाइज करना है, वो सिलेक्ट कर लिया। कंस्ट्रेंट हम कंस्ट्रेंट 1 2 की फॉर्म में ही लेना चाहते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट वो हमारे पास है 90, 1 to 5। सर स्क्रीन ब्लैक हो गई है आपकी। स्क्रीन नहीं आ रही? सर ब्लैक शो हो रही है। जस्ट अ मिनट, मैं चेक करता हूँ। अभी नजर आ रही है आपको? यस सर। ओके, आपने फिर वो भी नहीं देखा, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट सेलेक्ट करना और वो सारा? सर वो यहाँ आ गया मॉड्यूल जो था वो लीनियर प्रोग्रामिंग का सिलेक्ट किया, तो उसके बाद आ गया नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट भी 4 है और आई थिंक वेरिएबल कंस्ट्रेंट 5 है और वेरिएबल एग्जैक्टली, 4 है। तो सर जिस तरफ मैक्सिमम। क्लिक किया, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स और नंबर ऑफ वेरिएबल सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाती है। फिर हमने सर कोएफिशिएंट, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है? ये मैक्सिमाइज है, प्रॉफिट है हमारे पास तो इसको मैक्सिमाइज करना है। ओके, यहाँ पे हम फिर इनके कोएफिशिएंट्स एंटर कर रहे हैं। 90, 1 to 5, देन वी हैव 45 एंड नेक्स्ट इज 65। ये हमारे पास कोएफिशिएंट आ गए ऑब्जेक्टिव फंक्शन के। कांस्टेंट 1, इसके कोएफिशिएंट 0.1, 0.25, 0.08, 0.21 और राइट हैंड साइड हमारे पास है इसकी 72। मूव टू द नेक्स्ट कांस्टेंट, कोएफिशिएंट 3, 3, 1, 1 एंड टोटल हमारे पास कैपेसिटी जो है ट्रक की 1200। कांस्टेंट 3 हमारे पास है बजट कांस्टेंट 36। वैसे आप इसको नाम देना तो वो ज़्यादा आपकी कॉम्प्रिहेंशन बेटर होती। बजट कांस्टेंट है, बजट कांस्टेंट है 36, देन 48, 25 एंड 35, लेस देन और इक्वल टू, ऑलरेडी इसमें सिलेक्टेड है एंड वी हैव $25,000 ऑफ बजट। कांस्टेंट 4 में हमारे पास x1 और x2 की फॉर्म में इनके कोएफिशिएंट 1 एंड 1 है, जबकि बाकी कोएफिशिएंट 0 एंड 0, उसका कोई इफेक्ट नहीं है इसके ऊपर। अवेलेबल मटेरियल हमारे पास 500। इसी तरह से नेक्स्ट कांस्टेंट के अंदर x1 x2 का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, कोई रोल प्ले नहीं करते इसमें। x3 का कोएफिशिएंट 1, x4 का कोएफिशिएंट 1 है, लेस देन इक्वल टू, और इसकी अवेलेबल मटेरियल हमारे पास 500 है। तो ये हमारे पास डेटा एंट्री होगी। इसमें डिसीजन वेरिएबल आ गए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गए, कंस्ट्रेंट आ गए। नेक्स्ट वी हैव दिस सॉल्व बटन, सॉल्व पे क्लिक करें। ऑलरेडी हमने यही वाला सोल्यूशन निकाला था और यही सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। x4 0 है, x3 मैक्सिमम मटेरियल कंज्यूम कर रहा है और x1 x2 बीच बीच में इसके मटेरियल्स। बाकी इसका आपने वो ग्राफ देख लेने हैं, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था। ये ग्राफ है कहाँ पे इसके, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि इसमें डिसीजन वेरिएबल 4 हैं, 2 डिसीजन वेरिएबल के लिए ग्राफ बन सकता है। आप वैसे फिजिकली इसको ज्यूम करें तो 4 डिसीजन वेरिएबल कहाँ पे आप उसके जो हैं एक्सिस वो आप ड्रॉ नहीं कर सकते, उसका ग्राफ नहीं बनता, तो इसमें इसलिए ग्राफ भी नहीं आता। ये बड़ा सिंपल सा मेथड है इसको सॉल्व करने का। आई होप आपको इसकी डेमो की भी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। यस सर। सर एक्सेल वाला सॉल्व करना मस्ट है अगर कहीं पेपर वगैरह में आता है? आपकी प्रैक्टिस है, जस्ट आपको जिस पे आसान लगता है आप उसको चूज कर सकते हैं।
एक्सेल को अच्छा करेंगे तो ऐसा है कि आपकी वो एक प्रोग्रामिंग की एक बेसिक सेंस डेवलप होती है ना, प्रोग्रामिंग कैसे होती है, तो जी सर। एक्सेल से आपको थोड़ी सी वो एक सेंस डेवलप होती है। आपका प्रैक्टिस ही है उसके लिए है, जरूरी नहीं है कि आपने सोल्यूशन के ऊपर ही जाना है। सोल्यूशन कहीं पे आपको किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का चाहिए तो आपको जो सॉफ्टवेयर आसान लगता है आप उसको यूज करें। ओके सर। और चूंकि मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो असाइनमेंट एग्जाम उसमें दोनों सॉफ्टवेयर ही इंक्लूडेड होंगे। ओके सर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मेरे ख्याल है सोल्यूशन निकालना अब आपके लिए एक आसान चीज हो गई है। प्रॉब्लम से उसका मैथमेटिकल फॉर्म में लाना ये एक मेन चीज होगी सबके लिए। सोल्यूशन सबका एक ही मेथड है। यस सर। ये एक और प्रॉब्लम है, इसको आप रीड करें। डाइट एग्जांपल है, हमने बड़ा कैलकुलेटेड डाइट लेनी है तो देखते हैं कौन कौन सी चीजें हमें शामिल करनी चाहिए। ब्रेकफास्ट में ये 10 चीजों का एक मिक्स हमने बनाना है। कौन सा कितना कितना बनाए तो हमें जो गिवन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो फुलफिल हो जाए। अब हम इनको प्रोडक्ट 1 2 3 ये सारे नाम पढ़ने लगेंगे। ब्रांड सीरियल, ड्राई सीरियल, ओटमील, ओट ब्रांड, इन सबको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कर देते हैं। वेरिएबल भी हम इनको x1 x2 x3 x4 एंड अप टू x10 हम दे देंगे। हम देखते हैं कि इसमें से हर प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट उसमें से कैलोरीज कितनी मिलती हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये उनकी कैलोरीज लिखी हुई हैं जितनी हमें इन प्रोडक्ट से मिल सकती हैं। इनमें फैट्स कितने कितने हैं, कोलेस्ट्रॉल कितना है हर एक के अंदर, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, और हर एक की कॉस्ट कितनी है। तो मैं यहाँ से एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो हमारा पर्पस जो होगा वो कॉस्ट को मिनिमाइज करना होगा और हमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरी और बाकी इंग्रेडिएंट्स की भी चाहिए होगी। कुछ चीज़ हम कम लेना चाहते होंगे, कुछ ज़्यादा लेना चाहते होंगे, तो उन सारी कंस्ट्रेंट्स को हमने लिस्ट डाउन करना है। इस टेबल की आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है, आगे चलते हैं। ब्रेकफास्ट टू इंक्लूड एटलीस्ट 420 कैलोरीज, कम से कम 420 कैलोरीज हमने लेनी, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो हम कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। 5 मिलीग्राम्स ऑफ आयरन, आयरन भी हमें 5 मिलीग्राम कम से कम चाहिए। 400 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम, 20 grams of protein, 12 grams of fiber and must have no more than 20 grams of fat। इसका मतलब है फैट जो है वो ज्यादा से ज्यादा 20 होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। जबकि बाकी एटलीस्ट हैं, वो कम से कम इतने होने चाहिए या उससे ज्यादा होने चाहिए। एंड मस्ट हैव नो मोर देन 20 grams of fat and 30 milligrams of cholesterol। सो ये दो चीजें हैं जो कि मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, बाकी जो चीजें हैं वो मिनिमम जितनी क्वांटिटी दी हुई है वो उतनी उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। तो हम प्रोडक्ट का मिक्स क्या सिलेक्ट करें, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को हम इंक्लूड करें कि हमने ये जो कंस्ट्रेंट्स दी हुई ये भी फुलफिल हो, हमारी कॉस्ट भी मिनिमम आए। सबसे पहले हम इनको वेरिएबल्स देते हैं। लिस्ट डाउन, वो जो लिस्ट है उसमें हम तरतीब के साथ सबको x1 x2 सो ऑन x10 तक हम वेरिएबल दे रहे हैं। हमने क्या करना है, मिनिमाइज करनी है कॉस्ट। हर एक की कॉस्ट लिखी हुई है, एक एक कप की या स्लाइस है या जो भी उसका यूनिट है उसकी कॉस्ट यहाँ पे लिखी हुई है। उसको उसके वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेट हो गया। सब्जेक्ट टू, सबसे पहली कंस्ट्रेंट देखें कैलोरीज वाली, उसको अगर हम पढ़ें, कैलोरीज टोटल कैसे कैलकुलेट होगी, जितना फर्स्ट के अंदर कैलोरीज होती 90 इंटू x1, 110 इंटू x2, 100 इंटू x3 एंड सो ऑन, सबको उसके वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कैलोरीज आ जाएंगी जो हम ब्रेकफास्ट में ले रहे होंगे। एंड इट शुड बी एटलीस्ट 420, उससे ज्यादा ही होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये कंस्ट्रेंट बनेगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 420। उससे अगली है हमारे पास फैट की।
हर एक में से जितने फैट्स आते हैं उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है जो भी उसका वेरिएबल है। शुड बी मैक्सिमम 20, शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल का है, शुड बी लेस देन और इक्वल टू 30। अब इसमें देखें कुछ वेरिएबल हैं कुछ हैं ही नहीं, यहाँ पे x5 x6 एंड x8 ही है, इसका मतलब बाकियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल अवेलेबल ही नहीं है। अब इनके अंदर 0 0 है, तो 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो जाए वो वेरिएबल 0 हो जाएगा। तो जो कंसर्न वेरिएबल्स हैं वही आप वहाँ पे लिखें, बाकी भी लिखेंगे तो वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। इसी तरह से आयरन की कंस्ट्रेंट है, मिनिमम आपके पास 5 मिलीग्राम होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होने चाहिए। ये भी हमने उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके वेरिएबल्स को लिख दिया। इसी तरह से कैल्शियम है, इट शुड बी 400 मिलीग्राम मिनिमम या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। तो जितना भी हमारे पास मिक्स बना उस सब के अंदर जितना कैल्शियम अवेलेबल है उसका सम ग्रेटर देन और इक्वल टू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 400। इसी तरह से प्रोटीन है, और इसी तरह से ये किसकी कंस्ट्रेंट है, 12 वाली, 12 ग्राम्स ऑफ फाइबर की। इसी तरह से ये फाइबर है। तो ये ना एक सबसे बॉटम पे आप देखें, एक्स आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल जे। ये मैथमेटिकल मॉडलिंग को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने का तरीका होता है। बाज़ दफ़ा हमारे पास बहुत लेंथी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हम हर एक वेरिएबल को अलग से नहीं लिख सकते। यहाँ पे तो सिर्फ 10 हैं, कहीं पे आपके पास थाउजेंड्स मिलियंस वेरिएबल्स भी होते हैं। तो जो कोएफिशिएंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी होगा उसको हमने एक और वेरिएबल आई से डिफाइन कर दिया। आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जहां तक होगा वहां तक। सो इट्स ऑल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पॉजिटिविटी की कांस्टेंट है जो कि हम सबको पहले अलग से देते थे कि x1 x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें हमने कह दिया xi शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई लिखना था, ये जे लिखा हो फॉर ऑल आई, जितने भी हमारे पास ये वेरिएबल है। यहाँ तक आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। हमने कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और कंस्ट्रेंट्स को हमने लिस्ट डाउन करनी है। नेक्स्ट हमारा सोल्यूशन है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, एक्सेल में भी आपने करना है और क्यूएम फॉर विंडोज में भी आपने खुद से करना है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स देख लें 10 है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स 1 2 3 4 5 6 7, नॉन नेगेटिविटी को छोड़ के 7 कंस्ट्रेंट्स हैं। क्यों फॉर विंडो में 7 कंस्ट्रेंट्स आप सेलेक्ट करें, 10 वेरिएबल सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद कोएफिशिएंट्स देते हैं। जहाँ पे लेस देन है वहाँ पे लेस देन करें, जहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है वहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू करें, तो आपके पास इसका सोल्यूशन निकल आएगा। इसके सोल्यूशन विंडोज ही हैं। एक और प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। An investor has 70,000 to divide among several instruments. Municipal bonds have 8.5% return. CDs है ये क्रेडिट समथिंग है, तो ये उसके अंदर इन्वेस्टमेंट 5% रिटर्न देती है। टी बिल्स 6.5% रिटर्न एंड ग्रोथ स्टॉक 13% रिटर्न। ये डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के चैनल्स हैं जहाँ पे वो 75,000 को इन्वेस्ट करना चाहता है, हर एक के अंदर परसेंटेज ऑफ रिटर्न दी हुई। अब वो किसके अंदर कितना कितना करे, कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं वो हम देखते हैं। द फॉलोइंग गाइडलाइंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, नो मोर देन 20% इन म्युनिसिपल बॉन्ड्स। तो म्युनिसिपल बॉन्ड्स के अंदर उसने 25% से 20% से ज़्यादा नहीं करना। किसका, $70,000 का 20% से ज़्यादा वो नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट इन CDs शुड नॉट एक्सीड अदर 3 alternatives। मीन्स ये वाला जो इन्वेस्टमेंट चैनल्स है CD should not exceed the other 3 alternatives। उन तीनों से इसमें इन्वेस्टमेंट कम होनी चाहिए। At least 30% इन्वेस्टमेंट इन ट्रेजरी बिल्स एंड CDs। इन दोनों में जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है वो कम से कम टोटल का 30% होना चाहिए या उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। More should be investment in CDs and treasury bills than the municipal bonds and growth stock by a ratio of 1.2 to 1। इन दो के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगी वो बाकी दो की इन्वेस्टमेंट के से ज्यादा होगी बाय दिस रेशियो। ये हम देखते हैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। एंड ऑल 70,000 शुड बी इन्वेस्टेड, सारे के सारे पैसे हमें इन्वेस्ट करने हैं, कोई रखना नहीं है अपने पास। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखें।
रिटर्न चूंकि हमारे पास परसेंटेज फॉर्म में है तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। x1 हमने वेरिएबल दे दिया पहली इन्वेस्टमेंट म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, x2 हमने वेरिएबल दे दिया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसको सीडीज वहां पे लिखा हुआ है, x3 हमने दे दिया ट्रेजरी बिल्स को एंड x4 ग्रोस स्टॉक फंड। अब चूंकि इसके ऊपर 8.5% होता है परसेंट, तो हमने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया 100 से डिवाइड करके। टोटल कितने इसके ऊपर रिटर्न आएगी वो जितना हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। x1 इज नंबर ऑफ डॉलर्स जो हमने इसमें इन्वेस्ट किए। 100 के ऊपर चूंकि 8.5 आता है तो एक के अंदर कितना आएगा 0.085 100 से डिवाइड करके। इसी तरह से x2, x3 एंड x4 जितनी भी उसके परसेंटेज रिटर्न है 1000 से डिवाइड करके उसके वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके। सबसे पहली कंस्ट्रेंट यहाँ पे लिखा हुआ नो मोर देन 20% इन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। 70,000 का 20% अगर हम निकालें तो वो 14,000 बनता है। सो x1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 14,000 क्योंकि 20% से ज्यादा हमने नहीं जाना, या 20% हो गया या उससे कम होगा। तो 20% 14,000 है तो x1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 14,000। नेक्स्ट पे आ जाए। इन्वेस्टमेंट इन सीडीज should not exceed the other three alternatives. Means x2 CDs इसका जो वेरिएबल है इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बाकी तीनों के सम से कम होनी चाहिए। बाकी तीनों इन्वेस्टमेंट x1, x3 एंड x4, x1 प्लस x3 प्लस x4, x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू इनकी क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स। सो लिखने में ये तीनों वेरिएबल्स लेस देन और इक्वल टू इस साइड पे आ रहे थे, लेकिन चूंकि हमने एक इक्वलिटी नॉन इक्वलिटी को ऐसे बनाना होता है कि एक साइड पे हमने सिर्फ नंबर्स और दूसरी साइड पे वेरिएबल लिखने होते हैं, तो वो जो सम था वो हमने इस साइड पे लिया, वो माइनस में आ गया। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है एटलीस्ट 30% इन्वेस्टमेंट इन ट्रेजरी बिल्स एंड सीडीज। तो इन दोनों में ट्रेजरी बिल्स एंड सीडीज, ये वाली और ये वाली x2 और x3 में एटलीस्ट 30% होनी चाहिए। तो x2 प्लस x3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30% ऑफ 70,000 जो कि 21,000 बनता है। नेक्स्ट, मोर शुड बी इन्वेस्टमेंट इन सीडीज एंड ट्रेजरी बिल्स। सीडीज एंड ट्रेजरी बिल्स इट शुड बी मोर। कितने टाइम्स? 1.2 टाइम्स इन दोनों के। इन दोनों को सम करें x1 और x4 को, x1 और x4 को सम करें और फिर मल्टीप्लाई कर दे 1.2 से। आप इसको राइट हैंड साइड पे कंसीडर करें अगर, तो ये सम में होगा 1.2 इंटू x1 प्लस x4। तो जो हमने इन्वेस्ट करना है x2 और x3 में वो इन दोनों के 1.2 टाइम से ज्यादा होना चाहिए। ये वाली कंस्ट्रेंट ये कहती है x2 प्लस x3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाइड बाय x1 प्लस x4। और चूंकि हमने सारी की सारी चीजें इन्वेस्ट करनी है, सारे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 शुड बी इक्वल टू 70,000। इसमें कोई लेस देन या ग्रेटर देन का तस्वर नहीं है, क्योंकि हमने सारे इन्वेस्ट करना है, तो ये स्ट्रिक्ट इक्वालिटी की कॉन्स्टेंट होगी। और बाकी हमारे पास ये वाली नॉन नेगेटिविटी, इसको हम xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, आपको इसको फॉर्मुलेट करने में कोई अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो किसी कंस्ट्रेंट का, आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। आई होप आप इसको सॉल्व कर सकेंगे उससे। आपके पास रिटन फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में प्रॉब्लम आ गई है, आप इसको एक्सेल सॉल्वर यूज करते हुए या क्यूएम फॉर विंडोज यूज करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगली प्रॉब्लम मार्केटिंग एग्जांपल, मैं इसको आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि टाइम अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हम ट्रांसपोर्टेशन वाली थोड़ी डिफरेंट नेचर की है, वो हम करते हैं। मार्केटिंग वाली आप पे छोड़ता हूँ। आई होप आप इसको पढ़ेंगे, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। बहुत सिंपल है, सिर्फ जो रिटन डेटा है उसी में से निकाल के आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स लिख लेंगे।
फिर इसका सोल्यूशन है एक्सेल सॉल्वर के थ्रू और QM फॉर विंडोज के थ्रू। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, हमारे पास वेयर हाउसेज हैं टेलीविजन बनाने वाली कंपनी के, 3 डिफरेंट लोकेशन है वेयर हाउस की, जहां से आगे टीवी सेट सप्लाई होते हैं रिटेल स्टोर के ऊपर। अब सिंसिनाटी, एटलांटा एंड पिट्सबर्ग 1 2 3 इसको कह लें। पहले के ऊपर 300 सेट्स पड़े हुए हैं, दूसरे के ऊपर 200 सेट्स पड़े हैं और तीसरे के ऊपर भी 200 सेट्स पड़े हुए हैं। इन वेयर हाउसेज में इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है। फिर आ जाए रिटेल स्टोर डिमांड फॉर टेलीविजन सेट्स। अब रिटेल स्टोर्स कहाँ पे बने हुए हैं? न्यूयॉर्क में है, डेलस में है एंड डेट्रॉइट में। इनको आप ABC नाम दे दें, आसानी रहेगी। न्यूयॉर्क के ऊपर डिमांड है 120, डेलस के ऊपर 250 एंड C 200। टोटल डिमांड है 600 की। हमारे पास वेयर हाउसेज में अवेलेबल है 700। तो इसका मतलब हम डिमांड सारी फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे कितने नंबर ऑफ सेट्स जाने चाहिए वो हम डिफाइन करेंगे अपनी कंस्ट्रेंट्स के थ्रू। हमारे पास एक और डेटा इसी प्रॉब्लम का दिया हुआ है, फ्रॉम वेयर हाउस 1 2 एंड 3। 1 से अगर हम रिटेल स्टोर A पे शिप करते हैं तो हमारे पास $16 के चार्जेस आते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। 1 से B पे जाते हैं तो $18, 1 से C पे जाते हैं तो $11। इसी तरह से 2 से A पे आते हैं तो 14, 12, 13 एंड 3 वाला एंड सो ऑन। तो इतने हर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसपोर्ट करने के चार्जेस आते हैं एक टीवी सेट। अब हमने देखना है कि हमारे पास कॉन्स्टेंट्स क्या हैं। इसमें फिजिकली कोई कॉन्स्टेंट बताई नहीं हुई, लेकिन इसमें डिमांड और सप्लाई की कॉन्स्टेंट्स होती हैं। हमारे पास सप्लाई हम कितनी कर सकते हैं वो हमारी कॉन्स्टेंट है। हमारे पास वेयर हाउस 1 है तो उसके अंदर 300 सेट्स ही हैं, यहाँ से हम 300 सेट्स ही सप्लाई कर सकते हैं। 2 एंड 3 के अंदर 200 हैं तो यहाँ से इतने ही सेट सप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जितनी डिमांड है वहाँ पे उतनी डिमांड फुलफिल होनी चाहिए। तो ये डिमांड की कॉन्स्टेंट है, हमने उतनी डिमांड वहाँ पे फुलफिल करनी है। हमारे पास अब देखें चैनल कौन कौन से बनते हैं। चैनल बनता है एक 1 to A, जैसे यहाँ पे लिखे हुए कॉस्ट के, एक से A पे, एक से B पे, एक से C पे, ये 3 चैनल ये बन गए। 2 से A पे, 2 से B पे, 2 पे C पे, 3 ये, और 3 से A, 3 से B, 3 से C, 3 चैनल ये बनते हैं। इसका मतलब टोटल हमारे पास जो रूट बनते हैं वो हमारे पास 9 है। इनको हम नाम दे देते हैं 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C एंड सो ऑन। तो ये वाले सारे हमारे रूट्स के नाम हो गए। हमें पता है पहले रूट 1 वेयर हाउस से A रिटेल स्टोर तक $16 चार्जेस आते हैं। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी जितने हम नंबर ऑफ सेट्स यहाँ से सप्लाई करेंगे 1 से A तक। तो हमारे पास उसकी कॉस्ट आ गई। 1 से B तक ये टोटल कॉस्ट उसकी आ गई, 1 से C तक टोटल कॉस्ट इसकी एंड सो ऑन। हर एक रूट की हमारे पास कॉस्ट आ गई, उन सबको सम कर लिया तो हमारे पास टोटल कॉस्ट अवेलेबल आ गई। कॉन्स्टेंट्स क्या है? हम पहले वेयर हाउस से 300 सप्लाई कर सकते हैं। इट मींस एक से A, एक से B, एक से C, ये जितनी भी हमने सप्लाई की है, नंबर ऑफ सेट्स हमने सप्लाई किए हैं 1A, X1A, X1B, X1C, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 300। मैक्सिमम हम 300 सप्लाई कर सकते हैं या उससे कम करेंगे। सो X1A, X1B, X1C शुड बी लेस देन इक्वल टू 300। फिर हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। दूसरे स्टेशन से दूसरे वेयर हाउस से हम 200 कर सकते हैं, वो भी A, B, C को 2A, 2B, 2C, X2A प्लस X2B प्लस X2C शुड बी लेस देन इक्वल टू 200। इसी तरह से तीसरे वाले की। ये हमारे पास सप्लाई की कॉन्स्टेंट्स हमने लिख दी। अब हमने देखनी है डिमांड की कॉन्स्टेंट्स। डिमांड की क्या कॉन्स्टेंट है कि हमें न्यूयॉर्क A के अंदर हमें 150 चाहिए, वो हमारे पास 1 से आए, वो हमारे पास 2 से आए, वो हमारे पास 3 से, हमें वहां पे 150 चाहिए। सो इट मींस 1A प्लस
2a प्लस 3a इट शुड बी इक्वल टू 150। हमने वहां पे 150 सेट सप्लाई करनी। सो x1a प्लस x2a प्लस x3a तीनों वेयर हाउसेज से एक ही रिटेल स्टोर के ऊपर सप्लाई 150 के इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह से b के ऊपर हमें 250 चाहिए। सो 1b प्लस 2b प्लस 3b इट शुड बी इक्वल टू 250। और इसी तरह से ये तीसरी वाली कंस्ट्रेंट। बाकी हमारे पास नॉन नेगेटिविटी एक्स आई जे। अब चूंकि इसमें दो आ गए हैं, आई डिनोट्स 1 2 3, जे डिनोट्स ए बी सी, तो एक्स आई जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टोटल 9 कॉम्बिनेशन है जो कि हमने सिर्फ एक फॉर्म में लिख दी। आई होप आपको इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। आगे इसका सोल्यूशन है वो सेम चीज है, वो उसी तरह से आप निकाल सकते हो, सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स को लिखना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन में, बहुत ज़्यादा इसकी आगे कॉम्प्लेक्स नेचर में आके इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अब देखें इसकी आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुई है किस तरह से वेयर हाउसेज से आगे हम मूव करते हैं रिटेल स्टोर तक, और किस तरह से चैनल्स बनते हैं, रूट्स बनते हैं। आप लोगों को आवाज आ रही थी मेरी? सर अभी अभी जब आप हो रहे थे या पहले? पहले ही सारा मैंने अभी जी देखा सर, वो माइक तो आ रही थी। लेक्चर कंप्लीट हुआ है। सर वो आपने लास्ट टाइम पूछा था कि आपको समझ आ गई है कि नहीं, उसके बाद आपका माइक ऑफ हो गया। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन की एग्जांपल आपने सारी देखी है? हाँ जी सर, वो तो आवाज़ आ रही थी। चलें ठीक है, वो बाद में कहीं उसको माइक म्यूट हुआ था। ठीक है, वेल एंड गुड, सी यू। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। नहीं सर। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अब